नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम एक प्रकरण पर बात करने वाले हैं, वो कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी फैकल्टी में हो, आर्ट साइंस से, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर साइंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सभी के काम का है। कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य और पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान और उसकी एक कहानी है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। आप ध्यान देवें, ये वितान नामक जो पुस्तक है, इसमें से कुल मिलाकर 12 अंक के प्रश्न पूछे जाने और इस वर्ष हमारे 2 ही पाठ शामिल हैं। एक तो सिल्वर वेडिंग है और दूसरी जूझ नाम की जो आनंद यादव के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा से है। तो इन दोनों पाठों में से हम उम्मीद इस बात की कर सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 6-6 नंबर के प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ कुछ प्रश्न हमने शामिल किए हैं, उन प्रश्नों पर देखेंगे आप। तो पूरी कहानी आप शुरू से लेकर अंत तक सिलसिलेवार ढंग से, यूं नहीं कि कहीं बीच में से कोई प्रश्न उठा लिया, फिर पिछले पेज से उठा लिया, फिर आगे के पेज से उठा लिया, इस प्रकार से नहीं, बल्कि सिलसिलेवार पूरी कहानी के प्रश्न आपको मिलेंगे। चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले प्रश्न से देखते हैं कि यशोधर पंत कार्यालय में किस पद पर तैनात थे? वे सेक्शन ऑफिसर इन होम मिनिस्ट्री के पद पर तैनात थे। किशन का मूल नाम था कृष्णानंद पांडे। यशोधर बाबू ऑफिस की छुट्टी के समय किस परंपरा का पालन किया करते थे? तो वे या दो इसके दो प्रश्न बनते हैं। यशोधर बाबू ऑफिस की छुट्टी के समय किस परंपरा का पालन करते थे, या दिन भर के शुष्क वातावरण का निराकरण वे कैसे किया करते थे? तो अपने मातहतों अर्थात अधीनस्थों अर्थात अपने अंडर में काम करने वालों से कोई मनोरंजक बात करके वे दिन भर के शुष्क वातावरण का निराकरण किया करते थे। ऑफिस असिस्टेंट चड्ढा ने यशोधर बाबू को क्या सलाह दी? आपको याद है कि आपकी चुन्नीदानी की क्या ढंग है? बोले मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। तब चड्ढा कहते इसको छोड़िए, कोई डिजिटल घड़ी लीजिए, जापान वाली अच्छी सस्ती मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू नौकरी की तलाश में निकले तब कहाँ तक की पढ़ाई कर चुके थे? मैट्रिक पास 10वीं। किशनदा यशोधर पंत को नौकरी क्यों नहीं दिलवा सके? क्योंकि उनकी आयु कम थी। नौकरी के लिए जितनी आयु चाहिए होती है उससे कम थी। किशनदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे? तो 50 रुपए। किशनदा ने यशोधर बाबू को 50 रुपए क्यों दिए? ताकि वे कपड़े बनवा सकें और गांव पैसे भेज सकें। यशोधर बाबू ने मेनन को अपनी शादी के बारे में क्या बताया? कि उन्होंने मेनन को बताया कि मेरी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। कहानी लिखे जाने के समय यशोधर बाबू की शादी को कितने साल हो गए थे? 25 साल। इस कहानी के मुताबिक शादी की 25वीं सालगिरह को किस रूप में मनाया जाता है? सिल्वर वेडिंग के रूप में। चड्ढा ने नाश्ते के लिए कितने पैसे मांगे? 30 रुपए। यशोधर बाबू के अनुसार वेडिंग एनिवर्सरी किनके चौंचले हैं? गोरे साहबों अर्थात पश्चिमी सभ्यता के। कहानी में आए बीज वाक्य जो हुआ होगा से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? यथास्थिति या जो का त्यों बना रहना। सम हाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग यशोधर बाबू कब करते थे? अनिर्णय की स्थिति होने पर, या चीजों के विषय में असहजता या बेमेल होने पर, या असंतुलन होने पर। सिल्वर वेडिंग कहानी का उद्देश्य क्या है? आधुनिकता की तरफ, कहानी का उद्देश्य है आधुनिकता की तरफ बढ़ता हमारा समाज एक तरफ नई उपलब्धियों, नई ऊंचाइयों को छू रहा है या नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले या समझने वाले जो मानवीय मूल्य हैं वे कहीं खोते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू घर से ऑफिस व ऑफिस से घर पैदल क्यों जाते थे या क्यों जाने लगे थे? पहले वे साइकिल से आते जाते थे, लेकिन बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, इसलिए पंत साहब को साइकिल छोड़नी पड़ी। स्कूटर की सवारी उन्हें पसंद नहीं थी। वो कहते हैं ना कि स्कूटर बड़ा बेहुदा मालूम होता है। स्कूटर की सवारी उन्हें पसंद नहीं थी और कार अफोर्ड न कर सकने के कारण वे पैदल चलते थे। भाई साइकिल पर बच्चे नहीं चलने देते, स्कूटर उनको अच्छा नहीं लगता और कार वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इन तीनों चीजों को ही उन्होंने छोड़ दिया। तो अब अपना 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। 11 नंबर का मतलब पैदल। यशोधर बाबू ऑफिस से लौटते समय क्या किया करते थे? बिड़ला मंदिर जाते, उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते या वहीं प्रभु का ध्यान लगाते, फिर वहां से पहाड़गंज जाते, सब्जी खरीदते, किसी से मिलना होता तो मिलते और लगभग 8 बजे घर पहुंचते थे। यशोधर बाबू गोल मार्केट क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? क्योंकि गोल मार्केट में किशनदा का सरकारी क्वार्टर था, उसी में पहले पहल मतलब शुरू शुरू में यशोधर बाबू को रहने का ठिकाना मिला था। आज जब गोल मार्केट के एक मंजिला क्वार्टरों को तोड़कर ऊंची इमारतें बनाई जा रही थीं,
तब यशोधर बाबू ने अपना क्वार्टर खाली नहीं किया और वहीं बने रहे, क्योंकि वे अपनी यादों में बसे गोल मार्केट को ढहाए जाने या नष्ट करने का गम मनाने के लिए उसी क्षेत्र में डटे रहना चाहते थे। किशनदा का कौन सा फिक्रा कहकर यशोधर बाबू मुस्कुराने लगते थे कि तब की तब देखी जाएगी। यशोधर बाबू जल्दी घर लौटना पसंद क्यों नहीं करते थे, इसके पीछे उन्होंने ही वजह बताई है कि पिछले कई वर्षों से उनका अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से वे जल्दी घर लौटना पसंद ही नहीं करते थे। यशोधर बाबू को कौन सी बात समझ में नहीं आई, यही कि मेरे साधारण से पुत्र को विज्ञापन कंपनी द्वारा 1,500 रुपए का असाधारण वार्षिक वेतन देने क्यों दिया जा रहा है। तो ये जो वार्षिक वेतन उसको दिया जा रहा था, वही बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। यशोधर बाबू के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। यशोधर बाबू के बच्चे क्या किया करते थे? तो बड़ा बेटा 1,500 मासिक वेतन पर एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था। तीसरा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। और चौथी बेटी जो है वो सगाई के लिए आने वाले हर रिश्ते को अस्वीकार कर रही थी। अमेरिका जाने की धमकी दे रही थी कि मैं वहां अपनी पढ़ाई कर सकूंगी। कैसी खुशहाली यशोधर बाबू को नापसंद थी या पसंद नहीं थी। ऐसी खुशहाली जो अपनों में भी परायापन पैदा कर दे, वो यशोधर बाबू को पसंद ही नहीं थी। अपने गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करने वाली समहाउ इम्प्रॉपर बात पर यशोधर बाबू की क्या प्रतिक्रिया रहती थी? ऐसी बात यशोधर बाबू को समहाउ लगती थी, लेकिन वे जनरेशनों में गैप तो होता ही सुना, ये कहकर स्वयं को दिलासा दिया करते थे। यशोधर बाबू की पत्नी को किसने मॉडर्न बना दिया? मूल संस्कारों में तो उनकी पत्नी आधुनिक नहीं थी, पर बच्चों का पक्ष लेने के माँ के स्वभाव ने, बच्चों का पक्ष लेने का माँ की एक आदत होती है, और उसी आदत ने उन्हें मॉडर्न बना दिया था। पत्नी को यशोधर बाबू से किस बात की शिकायत रहती थी? यशोधर बाबू की पत्नी का कहना था कि संयुक्त परिवार में रहते समय उन्होंने कभी मेरा पक्ष नहीं लिया, बस जेठानियों की ही चलने दी। साथ ही उन पर ऐसे ऐसे बंधन थोपे गए जो कोई जवान कि जैसे वो कोई जवान औरत नहीं बल्कि कोई बुढ़िया हो। बुढ़िया ताई के लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन भी उनसे करवाया जाता था। इन सब बातों की शिकायत थी उन्हें। घरवाली द्वारा किए जाने वाले व्यवहार पर यशोधर बाबू की क्या प्रतिक्रिया होती? वे चिढ़ाते थे। वे अपनी पत्नी को साइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुंह से लोग देखे तमाशे कहकर चिढ़ाया करते थे। किशनदा की कौन सी बात यशोधर बाबू को नहीं जंची? तो उनके अविवाहित या बाल ब्रह्मचारी रहने वाली बात नहीं जंची, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था और वे रिटायरमेंट के बाद खुश नहीं रह पाए और मुरझाते सूखते एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। किशनदा की रिटायर होने के बाद यशोधर बाबू उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रख पाए थे? उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और वे स्वयं 2 कमरों वाले क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे, इसलिए इस भीड़ वाले घर में और यशोधर बाबू किशनदा को लाने की जरूरत नहीं कर सके। किशनदा के रिश्तेदार के अनुसार उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनके रिश्तेदार के अनुसार जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु हुई। जो हुआ होगा यानी कुछ नहीं होना। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते या घर परिवार नहीं होता, उनके विषय में यशोधर बाबू का क्या मानना था? यशोधर बाबू का मानना था कि रिटायर होने के बाद ऐसे लोगों की जो हुआ होगा से मृत्यु हो जाती है। बच्चों की मन मर्जी से यशोधर बाबू को क्या संकेत मिल रहे थे? बच्चों के मन मर्जी वाले व्यवहार से उन्हें लगता था कि उनका बुढ़ापा भी सुखी नहीं रहने वाला। मतलब किशनदा का बुढ़ापा जैसे सुखी नहीं रहा, वैसा ही हाल कुछ मेरा भी होने वाला है। किशनदा के अनुसार कोई व्यक्ति कब समझदार बन जाता है? तो गधा 25 के बाद, अर्थात 25 वर्ष की उम्र के बाद आदमी समझदार हो जाता है। और गधा 25 में कौन कौन सी खुराफातें की जाती हैं आमतौर पर? तो किसी के खेत से ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़कर या मरोड़कर मुर्गी को मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सिनेमा देखना जाना इत्यादि। किशनदास से विरासत में मिला एक फिक्रा क्या था कि जब जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यही वह फिक्रा था जो किशनदास से उन्हें विरासत में मिला था। यशोधर बाबू कौन सी बात तंजिया या व्यंग्य में कह दिया करते थे कि जब तक बाप है मौज कर लो। मकान के विषय में किशनदा के क्या विचार थे? बड़े नेक विचार थे। वो कहा करते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग उनमें रहते हैं।
अपने बच्चों के प्रसंग में यशोधर बाबू कौन सा फिक्रा दोहराया करते थे? वे कहा करते थे कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएगा। यही फिक्रा यशोधर बाबू दोहराया करते थे। बच्चों के विषय में कौन सी बात यशोधर बाबू को अच्छी लगती थी? कभी कभी वो उनका मन प्रसन्न होता तब उनका अर्थात बच्चों का सैनात होना अर्थात माँ बाप के साथ होना और गैर जिम्मेदार होना उन्हें अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू गैर जिम्मेदार नहीं हो पाए थे वो बहुत जल्दी कम उम्र में अनाथ हो गए थे और इसी अनाथ होने के कारण से बचपन जैसे उन्होंने जिया ही नहीं। इसलिए उनको कभी कभी इस बात का एहसास होता था कि जो काम मैं नहीं कर पाया मेरे बच्चे कर रहे हैं। यशोधर बाबू को क्या मंजूर नहीं हुआ कि दो की चार करने वाली दुनिया अर्थात छल कपट करने वाले लोग उन्हें मंजूर ही नहीं थे। अपने बच्चों के विषय में वो बात करते हैं। बच्चों के अनुसार यशोधर बाबू की सबसे भयंकर भूल क्या थी? तो बच्चों के अनुसार डीडीए फ्लैट के लिए पैसे जमा न करवाना यशोधर बाबू की भयंकर भूल थी। यशोधर बाबू के बच्चे गांव के पुश्तैनी मकान में जाने से क्यों मना किया करते थे? बच्चों का कहना था कि पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत करवाना और फजूल के झगड़े मोल लेना जिनके लिए बच्चे मोल लेने होंगे जिनके लिए बच्चे तैयार न थे। अपनी बिरादरी के विषय में यशोधर बाबू का क्या कहना था? उनका कहना था कि सब तरह से सोचने वाले लोग हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले लोग हुआ करते हैं। पत्नी कहती है ना, मकान नहीं रहा, नौकरी नहीं लगी, तब क्या होगा? वो कहते हैं कि मेरे रिटायर होने से पहले बेटा नौकरी लग जाएगा तो ये क्वार्टर उसको नाम अलॉट करवा लेंगे। तब पत्नी कहती है कि ऐसा नहीं हुआ तो सोचना चाहिए। तो वो कहते हैं ज्यादा हम नहीं सोचा करते, हम तो एक ही तरीके से सोचते हैं। अपना परलोक सुधारने के लिए यशोधर बाबू क्या किया करते थे? वे रोज बिड़ला मंदिर जाते, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़ते, भगवान के चरणों से पुष्प उठाकर अपनी चुटिया में खोसते और प्रांगण में बैठकर गीता के प्रवचन सुना करते थे। यशोधर बाबू कौन सी पुस्तकें पढ़ा करते? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे। उम्र के बढ़ने के साथ साथ यशोधर बाबू के विचारों में क्या परिवर्तन आया? बढ़ती उम्र के साथ साथ उनके विचार बदलने लगे। वे सोचते थे कि सारा कामकाज बच्चों को सौंपकर उन्हें समस्त प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। साथ ही वे सोचते थे कि बच्चे उनसे सलाह भी मांगे और उनके अनुभव का सम्मान भी करें। यशोधर बाबू के बहनों या जीजा का क्या नाम था और वे कहाँ रहते थे? तो उनके बहनों का नाम जनार्दन जोशी था, जो कि अहमदाबाद में रहते थे। बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव उनके बच्चों को किस दृष्टि से मूर्खतापूर्ण लगता था? आर्थिक दृष्टि से, कि पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, बब्बा के ही पैसे सारे खर्च होते हैं। यशोधर बाबू का कौन सा कार्य बच्चों को मूर्खतापूर्ण लगता था? बिखरे परिवार के प्रति एक तरफा लगाव रखना ही बच्चों को मूर्खतापूर्ण ही लगता था। रिश्तेदारों के प्रति अपने बच्चों से वे कैसी आशा रखते थे? यशोधर बाबू सोचते थे कि खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहिए। वे चाहते थे कि उनके बच्चे पारिवारिकता के प्रति उत्साही बने। यशोधर बाबू ने अपनी साख होने की बात क्यों कही? जब उनके बड़े बेटे ने कहा कि बुआ को भेजने के लिए मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तब यशोधर बाबू ने कहा कि अभी तो उनकी इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यशोधर बाबू के कौन से नारे से उनकी पत्नी चिढ़ा करती थी या चिढ़ती थी? तो हमारा तो सैप ही ऐसा देखा टरा, कि हमारा तो चेहरा ही ऐसा साला, हर कोई हमें और यूं ही समझता है, जालर लप्पू जिन्ना। यशोधर बाबू की पत्नी के अनुसार वे सामाजिकता क्यों नहीं सीख पाए? तो पत्नी का कहना था कि मां के मर जाने के बाद वे अपनी बुआ के पास अल्मोड़ा चले गए। बुआ का परिवार बड़ा नहीं था, इस कारण वे सामाजिकता नहीं सीख पाए। फिर दिल्ली में किशनदा के पास रहने लगे, वे भी कुंवारे थे, इस कारण वो सामाजिकता नहीं सीख पाए थे। यशोधर बाबू अपना आदर्श पुरुष किसे मानते हैं? कृष्णानंद पांडे अर्थात किशनदा को। पत्नी के अनुसार यशोधर बाबू किनके गाना गाते या सुना करते थे? तो सहगल के गाने। पत्नी द्वारा किए जाने वाले कौन कौन से कार्य यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगा करते थे? कि बुढ़ापे में बिना बाहों वाला ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर खाना खा लेना तथा बेटी की सलाह पर ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना, हाई हील। और ये सब यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगते थे। ध्यान लगाने का उचित समय क्या मानते थे? रिटायर होने के बाद का समय। वानप्रस्थ अर्थात ध्यान लगाने के लिए यशोधर बाबू ने क्या सोच रखा था? कि रिटायर होने के बाद पुश्तैनी गांव जाकर ध्यान लगाएंगे और भीड़ से दूर रहेंगे।
भीड़ से दूर रहने का विचार था उनका। किशनदास यशोधर पंत को क्या मानते थे, क्या कहते थे, या क्या कहते थे? तो अपना मानस पुत्र मानते थे और भाऊ या बच्चा कहते थे। भाऊ, भाऊ का अर्थ बच्चा होता है। सुबह शहर से लौटते वक्त किशनदास क्या कहा करते थे? वे क्वार्टर में झांक कर कहते थे कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यशोधर बाबू के अनुसार किशनदास का मंत्र क्या था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। यशोधर बाबू का किशनदास से मिलने का क्या नियम था? वे हर दूसरी शाम को किशनदास से मिलने जाते थे। कौन? यहां ध्यान देने की बात है, यशोधर बाबू किशनदास के पास मिलने जाते हैं, किशनदास भी यशोधर बाबू के पास आते थे। वो प्रश्न आगे है, इसलिए उस पर अभी बात नहीं करेंगे। किशनदास की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? सुबह शहर को निकले किशनदास की छवि उनके मन में बसी थी। कुर्ते पजामे पर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विदेशी टोपी, पांव में देसी खड़ाऊ और हाथ में छड़ी लिए हुए। अगला 66वां प्रश्न है। यहाँ दो प्रश्न है, उत्तर एक ही होगा। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं कि किशनदास के जाने के बाद कौन सी ऐसी परंपराएं थी जिन्हें यशोधर बाबू निभाते रहे, या किन परंपराओं को निभाने के कारण यशोधर बाबू की पत्नी और उनके बच्चे उनसे नाराज रहा करते थे? इन दोनों का उत्तर हमें एक ही देना है। अंत में एक लाइन और लिखनी है, वो मैं यहाँ भूल गया था, अब लिखेंगे कि अपने घर में कौन से काम परंपराएं निभाते थे? तो अपने घर में होली गवाना, जन्यू पुन्यू के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना और रामलीला के अभ्यास के लिए अपने घर का एक कमरा दे देना, ये सब वो परंपराएं थी जिन्हें यशोधर बाबू निभाते थे। अब पत्नी और बच्चे नाराज होते, वो बात इसके आगे लिखेंगे हम कि ये वो सब परंपराएं थी जिन्हें यशोधर बाबू निभाते थे रहे, और इन जिनके कारण उनके बच्चे, उनकी पत्नी उनसे नाराज रहते थे। तो ये वो सब कारण परंपराएं थीं जिनके कारण उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनसे नाराज रहा करते थे। ऊपर दिए गए कार्यों के प्रति बच्चों की नाराजगी का क्या कारण था? उन पर होने वाला खर्चा और होने वाला शोर, आवाज, शोरगुल, नॉइज। यशोधर बाबू स्वयं को डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे मेरी हर सलाह पत्थर की लकीर की समझ कर मानते रहे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बच्चे अपनी भी पूरी बात, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करें, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि मुझसे सलाह तो ले ही सकते हैं, अर्थात एक बुजुर्ग की तरह से मैं सलाह दे सकता हूं और करें खुद की, कहीं कोई दो राय नहीं। किसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मतलब स्थानापन्न, तो एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ करता। सलाह के विषय में बच्चों का क्या जवाब होता था? बच्चे कहते, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते नहीं वो आपसे क्यों पूछें। कहानी में आए शब्द ईजा से क्या आशय है? ईजा का अर्थ होता है माँ। नवीन जोशी का टिकट सुधा रुक्का नाम का एक उपन्यास है, हमने उसमें वो पढ़ा था, वहां ईजा शब्द ही इस्तेमाल किया हुआ था, तब हमें पता चला कि यहाँ पर ईजा शब्द का अर्थ होता है माँ। बड़े बेटे की कौन सी बात यशोधर बाबू को जले पर नमक छिड़कने के समान लगती थी? बेटे द्वारा बात बात में अपने पैसे से काम करने या करवाने की बात कहना जले पर नमक छिड़कने के समान लगते था। बेटे के वेतन को लेकर पिताजी की क्या इच्छा थी? पिताजी चाहते थे, यशोधर बाबू चाहते थे कि बेटा सैलरी अकाउंट मेरे साथ जॉइंट अकाउंट के रूप में खुलवाए, ओपन करवाए। बेटे ने तो पूरे क्वार्टर को ही अपना बना लिया था। कैसे? वह अपने वेतन को अपने ढंग से खर्च कर रहा था। कभी कारपेट बिछवाता, कभी पर्दे लगवाता, कभी सोफा लाता, कभी डनलप वाला डबल बेड और कभी सिंगार मेज, कभी टीवी तो कभी फ्रीज ला रहा था और कहता था ये मेरा टीवी है, कोई इसे छुएगा नहीं। अपने ही घर के सामने आने पर यशोधर बाबू को ऐसा क्यों लगा कि वे किसी गलत जगह आ गए हैं? क्योंकि आज उनके घर के बाहर एक कार और कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थी। लोग विदा हो रहे थे और कुछ विदा कर रहे थे, या विदाई ले रहे और दे रहे थे। बरामदे में कागज की रंगीन झालरें व गुब्बारे लटके हुए थे। रंग बिरंगी रोशनियां अर्थात जो लाइट्स, फुलझड़ियां होती हैं, वो लगी हुई थी। इन सब के कारण ही उन्हें लगा कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूं। यशोधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? भूषण। पार्टी वाले दिन लड़की ने, उनकी बेटी ने कैसी ड्रेस पहन रखी थी? लड़की ने जीन की, जो यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगती थी, तो लड़की ने जीन की पतलून अर्थात जीन्स पैंट, वह बिना बाहों वाला टॉपलेस टॉप पहन, सॉरी, बिना बाहों वाला मतलब स्लीवलेस टॉप पहन रखा था।
देर तक घर न पहुंचने वाले यशोधर बाबू के बारे में उनके बच्चों की क्या शिकायत रहती थी? तो बच्चों की शिकायत थी कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं, अर्थात बड़े और संभ्रांत लोगों में बैठने लायक ही नहीं है। घर पर कैसी पार्टी चल रही थी? यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही थी। बड़ा आदमी बनने के या मानने के प्रचलित मानक कौन कौन से, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम किसी को कहते हैं ये वो तो बहुत बड़ा आदमी है, और यशोधर बाबू उनको क्या मानते थे? इस कहानी वाले प्रश्न उत्तर पर नहीं जाकर हम सीधे समाज पर चलते हैं, तो आप देखोगे कि समाज में जिस व्यक्ति का घर बड़ा सा है, जिसके घर में एक दो गाड़ियां खड़ी हैं, सामान की भरमार है, तो हम कहते हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, भले ही वो आचरण के हिसाब से कैसा ही कितना ही ओछा क्यों ना हो, उसके काम चाहे कितने ही असंवैधानिक क्यों ना हो, फिर भी हम उसे बड़ा मानते हैं। यशोधर बाबू ऐसे लोगों को गलत मानते थे। यशोधर बाबू देखो कि घर में अनेक आधुनिक व भौतिक संसाधनों का होना ही बड़े आदमी की पहचान बन रही है। किसी के घर में बहुत सारे नए नए साधन है, संसाधन है, भौतिक संसाधन है, तो इसका मतलब हम उसे बड़ा मान लेते हैं। और चीजों के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा मानना यशोधर बाबू को गलत लगता था। गिरीश कौन था? गिरीश उनकी पत्नी का चचेरा भाई था, जिसे यशोधर बाबू ओछा आदमी मानते थे। और पत्नी कहती थी, क्या ओछा आदमी, तुम्हारे सेकंड क्लास पास लड़के की जिंदगी बना दी। क्योंकि वो तो भाई था, पीहर का मामला था, पीहर के मामले में महिलाएं बड़ी संवेदनशील होती हैं। संस्कारों के विषय में यशोधर बाबू का क्या मानना था? उनका मानना था कि हर एक काम आना चाहिए, नहीं आए तो सीखना चाहिए, पर अपनी संस्कृति व सभ्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। यशोधर बाबू को कौन सी बात बचकानी लगी? केक काटना। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज्यादा देर क्यों लगाई? ताकि ज्यादातर मेहमान चले जाएं। यशोधर बाबू कितने बजे घर पहुंचे? 8:30 बजे। ध्यान लगाने पर यशोधर बाबू को कौन दिखाई दिया? किसनदा। ध्यान में आए किसनदा ने यशोधर बाबू से क्या कहा? किसनदा ने यशोधर बाबू के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमीर गरीब गृहस्थ, उन्होंने पूछा ना कि आप जो हुआ होगा से कैसे मर गए, तो वो कहते हैं कि अमीर गरीब गृहस्थ ब्रह्मचारी सब जो हुआ होगा से ही मरते हैं। जन्म और मृत्यु के समय कोई साथ नहीं होता, बल्कि अपने जीवन के नियम और अपने जीवन के सिद्धांत है, यही साथ ही चलते हैं, यही एक मनुष्य की कमाई होती है। भूषण ने पिता को उपहार में क्या दिया और क्यों? भूषण ने उन्हीं ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया था ताकि वे इसे पहनकर दूध लाने जाएं। पहले वे फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते थे, जो भूषण को अच्छा नहीं लगता था। यशोधर बाबू की आंखों में नमी क्यों आ गई, अर्थात आंसू क्यों आ गए? कि बेटे द्वारा दूध लाने के लिए उन्हीं ड्रेसिंग गाउन लाकर देने की बात पर उनकी आंखों में नमी आ गई। वे सोचने लगे, बेटा यह भी तो कह सकता था कि अब से आपकी जगह दूध लेने मैं जाया करूंगा। किसनदा यशोधर बाबू के घर कब जाते थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यशोधर बाबू तो जाते थे हर दूसरे दिन शाम को, और किसनदा कब आते थे? हर रविवार को शाम 4 बजे वे उनके घर आया करते थे। सुबह की बात यदि आप करेंगे तो सुबह है किसनदा और मॉर्निंग वॉक से या शहर से वापस आते टाइम और उनसे बात किया करते थे। चाय के विषय में किशनदा का क्या मानना था? उनका मानना था कि जिसे फूंक मारकर नहीं पीना पड़े वो चाय, वो कैसी चाय, अर्थात चाय तो गर्मा गर्म ही पीनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और मुझे नहीं पता कि मैं इतना नोट्स लिखने की, ये सब करने की मेहनत कर रहा हूँ वो कितनी कारगर है कितनी नहीं, क्योंकि वीडियो देखने की जो रेट आ रही है, जो व्यूज़ आ रहे हैं, आप देखेंगे 10 15 20, ये इतनी मेहनत से 4-4 घंटे लगे कर जब वीडियो बनाते हैं, उस पर 10 15 20 लोग जब व्यूज आते हैं तो मन खट्टा जरूर होता है। फिर भी यदि एक आदमी भी हमारे लिए देख रहा है हमारे वीडियो को, तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।